आज तकनीकी दुनिया में ना पारंपरिक उद्योग भी काफी तेजी से बदल रहे हैं। ज्वेलरी को ही देख लीजिए, ये भी कोई अपवाद नहीं है। ब्लूस्टोन जैसे ब्रांड्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अनुभवों को एक साथ ला रहे हैं। और अब तो ये कंपनी अपना आईपीओ भी ला रही है। तो आज हम इसी कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है, माली हालत कैसी है, आईपीओ क्यों ला रही है, इसमें खतरे क्या क्या हैं और बाजार कैसा है इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये ब्लूस्टोन है क्या असल में? 2011 में शुरू हुई थी और ये खुद को भारत की दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल ज्वेलरी ब्रांड बताते हैं। ओमनी चैनल मतलब ऑनलाइन भी है, वेबसाइट, ऐप और ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। आरएचपी के हिसाब से मार्च 2025 तक इनके 117 शहरों में इनके 275 स्टोर थे। इनका फोकस खास तौर पे युवा खरीदारों पर है और ऐसी ज्वेलरी पर जो रोज पहनी जा सके, मॉडर्न डिजाइन वाली हो और खासकर हीरे जड़ी ज्वेलरी। प्रोस्पेक्टस कहता है कि वित्त वर्ष 23-24-25 में करीब 67-68% रेवेन्यू यहीं से आया है। और सबसे दिलचस्प बात मुझे तो ये लगी कि ये डिजाइन से लेकर बिक्री तक अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये ओमनी चैनल रणनीति जो है वो ज्वेलरी जैसी महंगी चीजों के लिए जरूरी भी हो जाती है। ग्राहक अक्सर खरीदने से पहले चीज को देखना परखना चाहते हैं। इनका डिजिटल फर्स्ट होना और स्टडड ज्वेलरी पर जोर, ये शायद मार्जिन बेहतर करने की एक कोशिश है। इसमें फायदा अक्सर ज्यादा होता है सोने के मुकाबले। और ये भारतीय ज्वेलरी बाजार में जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, जैसे रोज पहनने वाली ज्वेलरी की मांग बढ़ रही है, उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ग्रोथ के आंकड़े तो आरएचपी में काफी आकर्षक लगते हैं। वित्त वर्ष 2023 में रेवेन्यू करीब 770 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 1770 करोड़ हो गया है। प्रोस्पेक्टस में तो ये भी लिखा है कि वित्त वर्ष 2021 से 2024 के बीच जो बड़े ज्वेलरी रिटेलर्स हैं, उनमें ये सबसे तेजी से बढ़े। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। वित्त वर्ष 2025 में ही 221 करोड़ से ज्यादा का घाटा और आरएचपी के मुताबिक कुल जमा घाटा 2458 करोड़ से ज्यादा है। इतना ज्यादा क्यों? देखिए, तेज ग्रोथ की अपनी कीमत होती है। प्रोस्पेक्टस भी यही बताता है कि नए स्टोर खोलने में, मार्केटिंग पर, टेक्नोलॉजी में जो भारी निवेश किया है, वो घाटे का एक बड़ा कारण हो सकता है। कच्चे माल की लागत भी है, कंपनी पर कर्ज भी काफी है। वर्किंग कैपिटल लोन है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं और ये गोल्ड मेटल लोन पर भी काफी निर्भर है, जिनका ब्याज दर आमतौर पर कम होता है, पर फिर भी कर्ज तो है। हालांकि एक पॉजिटिव संकेत ये है कि इनके रिपीट कस्टमर्स से होने वाली कमाई, मतलब जो पुराने ग्राहक वापस आ रहे हैं, उसका रेशो बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 में ये 44.61% था। ये शायद दिखाता है कि ग्राहक इनके ब्रांड पर भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ग्रोथ और घाटे की कहानी हमें सीधे आईपीओ पर ले आती है। इस आईपीओ का मकसद क्या बता रहेंगे? ताज़ा इशू से करीब 820 करोड़ रुपए तक जुटाने का प्लान है और इसका इस्तेमाल होगा वर्किंग कैपिटल ज़रूरतों के लिए और कुछ सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए। लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का भी है। मतलब आईपीओ से जो पैसा आएगा, उसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी को नहीं मिलेगा, बल्कि पुराने निवेशक जैसे एक्सेल इंडिया, सामा कैपिटल, कलारी, आयरन पिलर फंड वगैरह अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे या कम करेंगे। और हाँ, ये भी है कि प्रमोटर गौरव सिंह कुशवाहा ने अपने कुछ शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा है। हाँ, ये ओएफएस वाला हिस्सा निवेशकों के लिए ध्यान देने वाली बात होती है। और खतरों की बात करें तो आरएचपी खुद कई जोखिम गिनाता है। सबसे पहला तो यही लगातार घाटा, और वो 24,558 करोड़ रुपए से ज्यादा का जमा हुआ घाटा। फिर काफी कर्ज है। सोने और हीरे की कीमतों में उतार चढ़ाव का खतरा तो ज्वेलरी बिजनेस में हमेशा रहता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक चुनौती है। मार्च 2025 तक 16,525 करोड़ से ज्यादा की इन्वेंट्री थी इनके पास। मुकाबला बहुत कड़ा है। टाइटन का तानिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स हैं और भी कई खिलाड़ी हैं। और रेगुलेटरी जोखिम भी है। प्रोस्पेक्टस में इस बात का जिक्र है कि कंपनी को पहले कुछ रेगुलेटरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जैसे फीमा उल्लंघन को लेकर आरबीआई का नोटिस आया था और ईडी की पूछताछ भी हुई थी। ये सब बातें आरएचपी में बताई गई हैं। हो, अच्छा। तो क्या फिर इसमें कोई अवसर, कोई मौके भी नजर आते हैं? ज्वेलरी बाजार का क्या हाल है? हाँ, अवसर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जैसा रेड सीयर की रिपोर्ट बताती है, भारत का ज्वेलरी बाजार बढ़ रहा है, और खासकर ऑनलाइन और ओमनी चैनल वाला हिस्सा।
और ब्लूस्टोन जिस सेगमेंट पे फोकस कर रही है, कैजुअल डेली वियर, वो सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। उनकी अपनी टेक्नोलॉजी जो एआई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो शायद उन्हें डिजाइन में, बिक्री में, ग्राहक अनुभव में कुछ बढ़त दे सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुकाबला बहुत तगड़ा है। टाइटन, कल्याण, कैरेट लेन जैसे बड़े स्थापित नाम हैं। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो मार्च 2025 तक प्रति शेयर एडजस्टेड नेट एसेट वैल्यू नैव करीब ₹66.94 बताई गई है। ये बुक वैल्यू है, पर असल चीज तो ये होगी कि आईपीओ का फाइनल ऑफर प्राइस क्या रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ब्लूस्टोन एक ऐसी कहानी है जहाँ एक तरफ तेजी से ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, ओमनी चैनल मॉडल है, पर दूसरी तरफ भारी घाटे हैं, कर्ज है और आरएचपी में बताए गए कई सारे जोखिम भी हैं। आईपीओ से ग्रोथ के लिए तो पैसा आएगा, पर ये पुराने निवेशकों को निकलने का एक रास्ता भी दे रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ब्लूस्टोन अपनी टेक्नोलॉजी और ब्रांड के दम पर इस मुश्किल भारतीय ज्वेलरी बाजार में इतने कंपटीशन के बीच मुनाफे का रास्ता बना पाएगी, या फिर ये जो ग्रोथ की भारी कीमत है, लगातार घाटे हैं, कर्ज का बोझ है, ये उस पर भारी पड़ेंगे। लिस्टिंग के बाद निवेशकों को इसी पर नजर रखनी होगी। क्या ये अपने घाटे कम कर पाते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ पाते हैं या नहीं, ये देखना अहम होगा।